हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5 के हिंदी पाठ 4 नन्हा फनकार पढ़ेंगे। और फनकार मीन्स होता है यहाँ पर आर्टिस्ट या जैसे हुनर हो गया। तो एक देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे में कौन कौन से आर्टिस्ट या हुनर भरे हुए हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और उस आर्टिस्ट को देखने कौन से राजा आए एवं कौन सा आर्टिस्ट या कौन सा हुनर या फनकार एक बच्चे में है, उसे हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं कहानी पर। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपना काम में जुट गया। तो यह कहानी उसी बच्चे के पर आधारित है और इसमें बताया जा रहा है कि वह बच्चा कहाँ बैठ गया, एक पत्थर के पास, और अब क्या रख लिया, छैनी हथौड़ी रख लिया है ना। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो वह बच्चा क्या करता था, वह बच्चा घंटियाँ बनाता था एवं घंटियों पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी करता था। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो इसमें बताया जा रहा है कि हथौड़े मारने पर पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की क्या होती थी, पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर बिखरते थे, जो उसके आंखों पर पहुंचते थे और जिसके कारण वह क्या करता था, आंखें अपनी सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो वह बच्चा अपना काम कर रहा था और उसके साथ कई लोग भी और काम कर रहे थे। केशव दास 10 साल का था और अभी अपना काम सीखा ही रहा था। पिता के एक बार करके देखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। और केशवदास कितने साल का था, वह 10 साल का था। और उसके पिता एक बार बता देते थे कि ऐसा बनाना है इसमें डिजाइन, तो वह उस पत्थरों में ऐसे डिजाइन बना देता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो केशव दास यह समझता था कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ और एक दिन मैं इस तरह सीख जाऊँगा कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, फूल, सांप लहराते हुए और ये सब चीज़ें पत्थर पर उकेर पाऊँगा। तो वह मन में सोचता था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब केशव दास पैदा नहीं हुआ था तो उनके माता पिता कहाँ आ गए थे, गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। और बादशाह अकबर उस वक्त क्या बनवा रहे थे, आगरे का किला बनवा रहे थे। तो वहीं पर केशव के पिता को यहाँ पर काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो केशव का जन्म भी कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता तो कहाँ, गुजरात से आगरा आ गए थे। तो उनका केशव का जन्म आगरा में हुआ था और वह अभी अपने पुश्तैनी गांव कभी नहीं गया था और ना ही मौका मिला कभी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं,
तुमने खुद बनाई हैं? तो जब केशव अपने छेनी और हथौड़ी से ये सब चीज़ें बना रहा था तो उसके पीछे से आवाज़ सुनाई दी। कोई आदमी आया और बोला, अरे इतना अच्छा घंटियाँ क्या तुमने बनाई है? इस तरह केशव को बोला उस आदमी ने। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा, और जैसे ही पीछे केशव मुड़ता है तो उसे क्या दिखता है? एक आदमी दिखते हैं। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। और केशव ने क्या बोलता है कि मैं ही नक्काशी बनाया हूँ, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि मैं तो बना रहा हूँ यहाँ पर पत्थरों पर, तो कौन बनाएगा? तो केशव बहुत तल्खी से मतलब जवाब देता है उस आदमी को, बोलता है ये तो मैं ही बनाया हूँ। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। वह आदमी क्या बोलता है, दिखता तो है मुझको कि तुम बना रहे हो, लेकिन तुम इतने छोटे हो तो तुम कैसे बनाओगे? इस तरह उस पीछे खड़े हुए आदमी ने केशव से बोला। तो केशव बोलता है मैं 10 साल का हूँ। केशव क्या बोलता है, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। और वह आदमी क्या बोलता है कि अरे 10 साल के हो तब तो बहुत काफ़ी बड़े हो। और वह आदमी बताता है कि मैं जब 13 साल का था तो मैं भी एक युद्ध में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझौला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो इस तरह जब केशव के सामने वह पत्थर पर बैठ गया था आदमी, तो केशव उसको अच्छी तरह से देख पा रहा था। और वह बहुत अच्छी पोशाक पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे बाल थे। इस तरह केशव उसको देख पा रहा था उस आदमी को। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी तो केशव अपना अनुमान लगा रहा था कि उसके पोशाक और मालाओं को देखकर, मोतियों की मालाओं, अंगूठियों को देखकर कि यह तो बहुत बड़ा आदमी प्रतीत हो रहा है। लग रहा है कि यह कोई राजा आजा तो नहीं है। इस तरह केशव मतलब अपना अनुमान लगा रहा था। लेकिन ऐसे ही अनुमान लगाते हुए केशव के बीच में उस आदमी ने जवाब देता है और बोलता है कि अरे इस नक्काशी में तो काफ़ी काम बाकी है। और केशव जैसे ही जवाब देने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही एक आदमी तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। और केशव सुनते हैं कोई आदमी मेरी तरफ दौड़कर आ रहे हैं। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़े हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे कि तूने झुककर सलाम कर इन्हें। और दौड़कर कौन आ रहा था? महल का पहरेदार आ रहा था। और जैसे ही दौड़कर आया तो वह हाँफते हुए बोला राजा से, केशव कि आपके आने की तो मुझे पता ही नहीं चली। और केशव की तरफ देखकर बोला कि अरे खड़े हो जाओ और इनको सलाम करो, यह राजा हैं और तुम्हारी इनके सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे बोलता है वह पहरेदार ने। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अब केशव का माथा ठनक जाता है। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अरे ये पहरेदार इतना तेजी से दौड़कर क्यों आया और क्यों इसलिए बोल रहा है कि तुम झुककर इनको सलाम करो। तो केशव भी सोचता है कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है।
अकबर को पहरेदार का यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। तो जैसे ही पहरेदार ऐसा बोलता है तो बादशाह अकबर को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने पहरेदार को बोला, ठीक है तुम चाहो हम आते हैं, कुछ देर हम अकेला रहेंगे। और इस तरह बादशाह ने बोला उस पहरेदार से, और उस बच्चे ने, केशव ने, अब क्या था, असमंजस में था, केशव के मन में था कि अब क्या करें, बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करें या फिर नक्काशी का काम करना शुरू करें। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। और केशव का दिल धक धक करता, जैसे कोई डर जाता है ना तो धक 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 करता है, तो उसी तरह केशव का दिल भी धक धक कर रहा था। और वह, लेकिन उसको डर नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर केशव की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे की कहानी हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे। और इस कहानी में देखेंगे कि अकबर और उस नन्हे फनकार या केशव के बीच में कौन कौन सी बातें हुई। तो चलिए पार्ट 2 का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।